नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 8 अप्रैल और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह हमारा लक्ष्य है कि आपकी आगामी जो दो बहुप्रतिष्ठित परीक्षा है, जिसको हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी अर्थात आरओ कहते हैं, और जो दूसरी आपकी बड़ी परीक्षा लगी हुई है अक्टूबर में हमें पीसीएस की, इन दोनों एग्जाम का हमारा विशेष रूप से टारगेट है कि इन दोनों एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न करंट अफेयर से गलत ना होने पाए, यह हमारा टारगेट है। और इसके अलावा आपकी आगामी जो कई सारी परीक्षाएं, जैसे कि अभी जून माह में आपका उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम लगा हुआ है, जैसा कि आयोग ने बताया है। इसके अलावा बीपीएससी का एग्जाम लग जाएगा। अभी इधर आप जो है यूपीएससी का भी एग्जाम देंगे, कई सारे वनडे एग्जाम आप देंगे, तो उन सभी एग्जाम में भी आपका एक करंट अफेयर जो हम लोग कराते हैं ये आपका वहां पर रिलेवेंट रहेगा। ठीक है, तो आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, आप लोग इस वीडियो को जरूर दिखा करिए, क्योंकि यहां पर ना सिर्फ आपको करंट अफेयर्स का जो है कंटेंट मिलता है, बल्कि इसके अलावा आपको मैं कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां, चाहे वो पीसीएस मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हो, इंटरव्यू के दृष्टिकोण से हो, या जो आपका सामान्य धन के दृष्टिकोण से जो स्टैटिक पोर्शन होता है, उसको भी मैं आपको यहां पर कवर कराता हूं। तो आप सभी लोग इसको करिए और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि गांव में जो रहने वाला जो विद्यार्थी है, जिसको कोई बहुत अच्छी मैगजीन या कोई अच्छी क्लास नहीं मिल पाती है, वो सभी अभ्यर्थी इस वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को रेगुलर रूप से कर पाए, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाए। तो उसके लिए आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और विगत दिवसों की तरह के तरीके से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट डे का हम लोग करते हैं रिवीजन, यानी कि जो हम लोगों ने विगत दिवसों में पढ़ा होता है, यानी कि जो कल हमने सोमवार को पढ़ा था, आज हम करेंगे उसका रिवीजन। और रिवीजन में पहला हमारा पॉइंट क्या है कि बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों ने 5 अप्रैल को 20वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान समुद्री परिवहन सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और बिम्स्टेक की महत्ता आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि सार्क जो समूह संघ है, सार्क की जो रिलेवेंसी है वो कहीं ना कहीं कम हो गई, और ऐसे में बिम्स्टेक हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती हुई जो है एक तरीके से अपने आप में सामरिक दृष्टिकोण से कह लीजिए, आर्थिक दृष्टिकोण से कह लीजिए, कई अन्य दृष्टिकोण से दरअसल ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिम्स्टेक में भारत की एक अहम भूमिका है, क्योंकि अन्य देशों की अगर हम बात करेंगे तो उन देशों के कंपैरिजन में भारत ज्यादा पावरफुल है और केंद्र बिंदु के रूप में बिम्स्टेक में वो कार्य करता है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारत अग्रणी जो है भूमिका निभा सकता है। और अभी आप जानते हो कि थाईलैंड के बैंकॉक में दरअसल ये बिम्स्टेक की बैठक संपन्न हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई सारे अहम समझौता ज्ञापनों के जो है उस पर चर्चा की हुई है। ठीक है, चलिए आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, ये छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, में भाग लेने के लिए थाईलैंड के 2 दिवसीय दौरे पर 5 अप्रैल को बैंकॉक पहुंचे थे। ठीक है, वर्ष 2016 और 2019 के बाद यह प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी अपने आप में। तो यह भी महत्वपूर्ण है, यह भी फैक्ट आपसे पूछ सकता है कि भाई कौन सी यात्रा थी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बैंकॉक किया था, थाईलैंड में की हुई है, बिम्स्टेक के छठे शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए, याद रहेगा। चलिए आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 अप्रैल को नई दिल्ली से माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा के लिए अभियानों को हरी झंडी दिखाई है। यह संयुक्त भारत नेपाल अभियान का उद्देश्य, जो ये अभियान है, इसका उद्देश्य माउंट कंचनजंगा पर चढ़ना है, ये इसका मेन उद्देश्य है। आगे, फाउंडेट की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में 68 लाख से अधिक पेशेवर व्हाइट कॉलर गिग वर्कफोर्स का हिस्सा है, जिनमें से अधिकांश कॉर्पोरेट बहुराष्ट्रीय कंपनियों और स्टार्टअप कंपनियों के माध्यम से काम करते हैं। और ये हमने आपको लास्ट डे जो है ये व्हाइट कॉलर जो गिग वर्कफोर्स है, इनके बारे में बताया था। अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि मैंने क्या बताया था। मैंने उस दिन आपको ब्लू कॉलर जॉब के बारे में, रेड कॉलर जॉब के बारे में, व्हाइट कॉलर जॉब के बारे में मैंने आपको बताया था। और मैंने आपसे यह भी कहा था कि ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। अब आपने रेडी किया या नहीं किया ये आपके ऊपर है, लेकिन मैंने तो आपको कहा था कि आप लोग रेडी कर लीजिएगा। अब आप गुलगप्पे से बैठे रहे होंगे तो कोई बात ही नहीं, फिर तो क्या कीजिएगा। अगर आपने कर लिया होगा तो आपके लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, नाउ हाल ही में 1 अप्रैल 2025 को सरली विचवे ने राष्ट्रमंडल देशों की 7वीं महासचिव के रूप में जो है पदभार ग्रहण किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा। आगे,
लोकसभा ने 3 अप्रैल को कोस्टल शिपिंग विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। इससे भारत के विशाल और रणनीतिक तटीय क्षेत्र का अधिकतम उपयोग जो है हो जाएगा, और इसके बारे में हमने आपको डिटेल्स में जानकारी प्राप्त की थी। आपको बहुत डिटेल्स पढ़ना है तो इसके लिए आप PRS डालिएगा गूगल पर, वहां पर एक वेबसाइट ओपन होगी जहां पर आपको जो है पेंडिंग बिल, जो पास हो चुके हैं बिल, वो उनके बारे में उसकी ओरिजिनल कॉपी, सारांश कॉपी सारी मिल जाएगी। तो आप PRS की वेबसाइट से सभी विधेयकों को आप आराम से वहां पर तैयार कर सकते हैं। ओके, नाउ जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने 3 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में जल संसाधन गणना एप्लीकेशन और पोर्टल को जारी किया है। जल संसाधन गणना एप्लीकेशन और पोर्टल कई गणना योजनाओं में जो है क्या करेंगे, सहायता करते हैं। तो ये पोर्टल अभी हाल ही में जारी किया गया, इसको भी ध्यान दीजिएगा। जितने भी महत्वपूर्ण पोर्टल वगैरह होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए, अब लास्ट डे हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ भैया ये जो आपका राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो कब मनाया जाता है। आप सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैं सभी का कमेंट भी देखता भी हूं। और एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका पंचायती राज है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पंचायती राज का चैप्टर है, तो पंचायती राज के चैप्टर में आपने देखा होगा कि पंचायतों के लिए जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है संशोधन किए गए, है ना। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो है जानकारियां मिलती हैं, जैसे कि कई प्रकार की समितियां बनी, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति हो गई, GVK राव समिति हो गई, LM सिंघवी समिति हो गई, ठीक है, तुंगन समिति हो गई। ऐसे कई अन्य समितियां हैं इसमें, आप उसको तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा इन कमेटियों का जो है इन्होंने क्या क्या रिपोर्ट सबमिट किया, इनकी क्या क्या रिकमेंडेशंस थी, ओके। और नगर निकाय जो होते हैं, नगर निगम होते हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। ग्राम पंचायतों के बारे में डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। तो यहां से प्रश्न आपके अक्सर जो है 73 और 74 अमेंडमेंट क्या है, यहां से ही प्रश्न खूब पूछा जाता है। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में भी आप लोग डिटेल्स में पढ़ जो है तैयारी कर लीजिएगा। ये आपको मैं टास्क देता हूं। आज का पहला टास्क आपका क्या है, यही है, ठीक है। ये आपका टास्क है, क्या टास्क नंबर 1 है, ठीक है, टास्क नंबर 1 है। इसमें 73 अमेंडमेंट, ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा जो 74 अमेंडमेंट है वो भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उन समिति के बारे में भी आपको पढ़ना है, चाहे वो बलवंत राय मेहता समिति हो, GVK राव समिति हो, ठीक है, LM सिंघवी समिति हो, इनकी क्या क्या रिकमेंडेशन और क्या क्या जानकारी इनसे मिली है, वो सब कुछ आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। और बाकी नगर निगम छावनी वगैरह भी इसी में आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला चैप्टर यही रहेगा आपको। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक प्रश्न दावे के साथ मैं कहता हूं कि एक प्रश्न इस चैप्टर से हर साल आता है। ऐसे में ये चैप्टर अगर आज ही आप तैयार कर लेंगे तो 1 नंबर आपके, मतलब 1 क्वेश्चन जो है आपके क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर रहता है कि आप मेरी बात को मानते हैं, सुनते हैं, या इधर से सुनते हैं उधर से निकाल देते हैं, ये आपके ऊपर है। अब चूंकि कान में किसी और की आवाज गूंज रही होगी अच्छी अच्छी मीठी मीठी, तो मेरी आवाज क्यों ही सुनेंगे आप। मेरी आवाज तो आपको कर्कश लगेगी, है ना। यही बोलते रहते हैं आके जो है सुबह सुबह। अगर आपको मेरी आवाज सुरीली लगती है, अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, तो आप मेरी बात को जरूर मानेंगे और 1 प्रश्न आपका पक्का हो जाएगा, है ना। तय आपको करना है कि किसकी आवाज आपको सुननी है, ठीक है। जिनकी सुननी चाहते हैं आप उनकी भी सुन सकते हैं, लेकिन मेरी भी सुना करिए, ठीक है, ज्यादा फायदे में रहेंगे। सोशल मीडिया कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, देखो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कुछ लोग। हाँ सर, तो सही कह रहे हैं सर, आवाज सर जो आती है बड़ी अच्छी लगती है। वो आवाज भी अच्छी है, लेकिन मेरी आवाज की भी हैबिट डाल लीजिए, ज्यादा फायदे में रहेंगे मेरी आवाज से, ठीक है। चलिए, नहीं तो बवाल हो जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच को विनियमित करने के लिए तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग अभी की गई है। यह भी न्यूज चर्चाओं में है। आपको एक बता दूं मैं एक बात कि अभी हाल ही में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या हुआ, सोशल मीडिया साइट्स को जो है फोन, मोबाइल फोन को बैन करने का एक विधेयक पारित किया गया था। ये इसकी पृष्ठभूमि मैंने आपको पहले बताई थी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में ऐसा विधेयक पारित किया गया, ठीक उसी प्रकार से एक PIL, क्या एक PIL क्या होती भैया, इसको बोलते हैं हम लोग जनहित याचिका बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसको बोलते हैं PIL। पता है नहीं पता है आप लोगों को, पता होगा संभवतः, आपके एग्जाम में प्रश्न भी PIL से पूछता है। तो ये जो जनहित याचिका है, अर्थात जिसको हम लोग PIL बोलते हैं, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, ये जो है जारी किया गया, मतलब दायर किया गया एक सुप्रीम कोर्ट में। और उसमें कहा गया कि जो बच्चे होते हैं उनके लिए लिमिटेशंस लगाई जाएं कहीं ना कहीं, कि भाई सोशल साइट्स का फोन का इस्तेमाल हो कम से कम करें या ना करें, उनके लिए एज जो है लिमिट होनी चाहिए इसके लिए।
क्योंकि आप जानते होंगे उसमें यह कहा गया है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और कई अन्य रूप से जो बच्चे होते हैं इनसे प्रभावित होते हैं, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इनके ऊपर, ये बच्चों के भविष्य के लिए इतना बेहतर नहीं होता है। कुछ इस प्रकार की जनहित याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और मेरे अनुसार व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूं तो ये अपने आप में बहुत अच्छी याचिका थी। लेकिन दुर्भाग्यवश अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो मैं नहीं जा सकता हूं, ना आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं इसे सही नहीं मानता हूं, संभवतः आप भी नहीं सही मानेंगे, क्योंकि बच्चों पर आजकल क्या होता है, फोन का बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। जो चीजें उन्हें 20 साल बाद, 22 साल बाद जाननी है, जो चीजें उन्हें 10 साल बाद जाननी है, वो चीजें वो पहले ही जान लेते हैं। और बच्चों की एक खास बात होती है भाई साहब, बच्चों की खास बात ये होती है कि कोई चीज वो देखते हैं ना तो उसका प्रैक्टिकल करने का जरूर सोचते हैं, ये बच्चों की खास बात होती है। तो ये एक अपने आप में क्या एक बड़ा निगेटिव इसका इंपैक्ट है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को एक खास एज के बाद ही उनको फोन पकड़ाया जाए, क्योंकि फोन में बहुत कुछ होता है, वो कौन सी वेबसाइट ओपन करते हैं वो और सबसे मजेदार बात तो ये है कि जितना आप अभी 50 साल 60 साल की उम्र में नहीं जानते होंगे फोन में, उससे कहीं गुना ज्यादा वो 4 साल और 5 साल की उम्र में जानते हैं आपसे ज्यादा। क्या कीजिएगा, ठीक है। मतलब गेम वो खुद डाउनलोड कर लेते हैं। कैसे, हम आज तक मैं गेम चलाना नहीं सीख पाया हूं, और हमारे घर के जो बच्चे हैं वो खूब धड़ल्ले के साथ गेम चलाते हैं, 5-5, 6-6, 7-7 घंटे फोन पे बैठे लगेंगे, फोन छीन लोगे तो रोने लगेंगे, जिद के मार तुमको फोन देना पड़ेगा। मम्मी को खाना खिलाना है तो फोन देंगी, दूध पिलाना है तो फोन देंगी, कुछ काम करवाना है तो फोन देंगी। ये सारी हैबिटें क्या हैं, खराब हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और ना सिर्फ उनके शारीरिक रूप से ये फोन उनके लिए हानिकारक होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा खतरनाक रहता है। उनके कैरेक्टर पर इसका बैड इंपैक्ट पड़ता है, और बहुत सारी चीजें नुकसानदेह उनके लिए होती हैं। तो इस पर एक याचिका दायर की गई थी कि भैया इसको जो है एक लिमिटेशंस के रूप में इसको रखा जाए, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ इसमें पॉइंट रहा है। यह प्रश्न आप एग्जाम के लिए जरूरी भी होता है कि क्या जो है यह आवश्यक है कि बदलते दौर में जो टीनेज के जो बच्चे हैं, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, क्या उनके लिए फोन के लिमिटेशंस का होना जरूरी है। इस पर आप टिप्पणी कीजिए या समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि भैया कहीं ना कहीं आजकल तो फोन वाले भी व्हाट्सएप पर भेजते हैं, है ना, होमवर्क को भी लोग कम कलाकार थोड़ी ना स्कूल वाले, क्या कीजिएगा। चलिए आइए कुछ एक पॉइंट देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल, सॉरी 18 साल नहीं था, 13 साल से था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच को विनियमित करने के लिए तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने वाली जनहित याचिका PIL पर विचार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया, हम तो विचार नहीं करेंगे जी, जाओ। हालांकि मेरे अनुसार माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पर जो है विचार करना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारा इस पर विचार नहीं करेगा, हाई कोर्ट नहीं विचार करेगा, न्यायिक जो हमारी प्रणाली वो विचार नहीं करेगा, तो कौन विचार करेगा। या तो संसद में इसके लिए कानून पारित किया जाए, है ना। तो लेकिन फिर भी हालांकि ये अपने आप में जो है एक बड़ा सिस्टमैटिक करना पड़ेगा, इसमें कई सारे फीचर्स ऐड ऑन करने पड़ेंगे, तभी जाके मामला चलेगा। ये खैर, याचिका के अनुसार नाबालिगों का अनियंत्रित डिजिटल एक्सपोजर उनके मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है, जिसके लिए तत्काल न्यायिक निगरानी की आवश्यकता है, ये याचिका में कहा गया। इसके अलावा अधिवक्ता जो मोहिनी प्रिया हैं उनके अनुसार माध्यम से दायर याचिका में, यानी कि जो अधिवक्ता जो एडवोकेट है मोहिनी प्रिया, इन्होंने ही PIL दायर किया था, के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि देश में बच्चों में अवसाद, चिंता, आत्मक्षति और आत्महत्या की दर में खतरनाक वृद्धि दिखी जा रही है, जिसमें अत्यधिक अनुभवजन्य साक्ष्य, अत्यधिक सोशल मीडिया उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट के बीच सीधा संबंध स्थापित करते हैं। कई सारे केसेस हो रहे हैं, चाहे रेप केसेस हो, चाहे वो मर्डर केसेस हो, बहुत सारे केसेस होते हैं जो इन्हीं सोशल मीडिया साइट्स के बलबूते पर होते हैं, और कई अन्य भ्रामक जानकारियां बच्चों के मस्तिष्क को प्रदूषित करने का काम करती हैं। यानी कि सोशल मीडिया का जो पॉल्यूशन है अपने आप में बहुत डेंजरस है। यह ना सिर्फ बच्चों पर निगेटिव इंपैक्ट डालता है, बल्कि वयस्कों पर भी, यानी कि जो यंगेस्ट लोग होते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके भी माइंड को कहीं ना कहीं ट्रैप करने का काम करता है। तो अपने आप में बहुत बड़ा पॉल्यूशन है अपने आप में, ठीक है। इसलिए यह जरूरी है कि 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकने के लिए अनिवार्य और सत्यापन योग्य
आयु प्रमाणीकरण तंत्र जैसे सक्रिय प्रवर्तन उपायों के साथ साथ एक सख्त निषेध स्थापित किया जाए कि भैया आप जो है ऐसे सोशल मीडिया नहीं चला सकते हैं। उसके लिए अकाउंट बनाने के लिए एक वैलिड रीजन होना चाहिए। उसके लिए आप आधार मैंडेटरी कर सकते हैं, पैन कार्ड मैंडेटरी कर सकते हैं, या कुछ अन्य चीजें और मैंडेटरी आप कर सकते हैं जिससे आप एक्सेस ना ले पाए। ठीक है, ये सब चीजें हैं यहां पर। चलिए, हालांकि इसका तोड़ तो है ही है, बच्चों का अकाउंट नहीं है तो मम्मी पापा के पास तो है अकाउंट ना, बच्चे वहां देख लेंगे। ये खतरनाक ही चीज है अपने आप में। मुझे लगता है इसके लिए सबसे जो अहम चीज है, कानून से ज्यादा जरूरी है कि माता पिता स्वयं में सुधार करें, क्योंकि इस पर मैं अक्सर बोलता हूं कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने यही कहा था ना कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। जब तक आपके घर में बच्चे छोटे हैं तब तक फोन से आप खुद स्वयं से दूर रहिए। लेकिन मम्मी खुदे लेकर रील देखेंगे, हा हा हू करेंगी, पापा खुदे हा हा हू करेंगे, तो बच्चे क्या कीजिएगा, करेंगे वो काम, है ना। तो माता पिता के चाल चलन से ही बच्चे उनसे सीखते हैं। माता पिता आप स्वयं में सुधार कर लें, जग सुधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब बताइए प्रश्न आपके सामने कि हाल ही में किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच को विनियमित करने के लिए तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने वाली जनहित याचिका यानी कि PIL पर विचार करने से इनकार कर दिया। आपका सुंदर सा जो देश है, सुंदर सा देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम तो ना करते, जाओ, हम तो विचार ही नहीं करेंगे। उन्हें मना कर दिया। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए भारत आगे। नेक्स्ट है इनविट्रो डायग्नोस्टिक सॉल्यूशंस और मेडिकल डिवाइस निर्माण कंपनी वोल्टेक मेड। ये भी चर्चाओं में, आप कहेंगे सर यू का है चर्चाओं में है, तो इसने अपना एक सेंटर खोला है, अपनी कंपनी खोली। कहेंगे सर कहां खोली, आइए देखते हैं इसको। तो दक्षिण कोरिया की अग्रणी इन्वर्टो। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि कंपनी कहां की है, तो दक्षिण कोरिया की, साउथ कोरिया की है। तो दक्षिण कोरिया की अग्रणी इनविट्रो डायग्नोस्टिक सॉल्यूशंस और मेडिकल डिवाइस निर्माण कंपनी वेडिटेक मेड ने, क्या वेडिटेक मेड ने 4 अप्रैल को झज्जर में, कहां पर, झज्जर में अपनी नई विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उसका शुभारंभ किया, उसका इनॉग्रेशन किया है अपने आप में झज्जर में। दक्षिण कोरिया की कंपनी है, ध्यान दीजिएगा, मेडिकल फील्ड में अपने आप में आगे बढ़ रही है। इस अवसर पर दक्षिण कोरिया के एम्बेसडर ली सियोंग हो और वेडिटेक मेड इंक के अध्यक्ष एवं सीईओ डॉक्टर यूई उल चोई ने रिबन काटकर फैक्ट्री का विधिवत शुभारंभ किया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं झज्जर में इससे जो है मेडिकल फील्ड में एक अपने आप में एक व्यापक तौर पर जो है विकास होगा और इसके अलावा वहां पर रोजगार भी सृजन होगा इस कंपनी के माध्यम से। चलिए, झज्जर की रिलायंस मेट सिटी में स्थापित इस नई इकाई में शुरुआती तौर पर 50 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, 50 करोड़ का निवेश किया गया। यह फैक्ट्री 10,032 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है और पूरी तरह से संचालन में आने के बाद भारतीय IVD डिवाइस बाजार में 5% से अधिक हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य रखती है। बाकी कंपनी के बारे में यहां पर कुछ बातें बताई गई है कि क्या क्या इन्होंने लक्ष्य रखा हो। तो भारतीय बाजार से 650 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व की उम्मीद है। बताओ लगाया कितना है भैया, 50 करोड़ रुपया लगाया है और उम्मीद कितनी कमाने की, 650 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व जो है कमाने की बात कंपनी ने कही है। बताओ मेडिकल कितना जो है तेज है अपने आप में। मैं अक्सर कहता हूं कि इन जो है एलोपैथिक दवाओं ने ना बर्बाद कर दिया इंसान को, क्या ही कीजिएगा, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बताइए आप लोग, हाल ही में दक्षिण कोरिया की अग्रणी इनविट्रो डायग्नोस्टिक सॉल्यूशंस और मेडिकल डिवाइस निर्माण कंपनी वेडिटेक मेड ने 4 अप्रैल को कहां पर अपनी नई विनिर्माण इकाई खोलने का जो है प्रस्ताव किया है या शुभारंभ किया है उसका। तो अभी मैंने आपको बताया झज्जर में। अब आप देखिए झज्जर कहां पर ऑप्शन में, तो यहां पर बी वाले में है झज्जर, बस बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, हिंदी सिने जगत के दिग्गज कलाकार मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन हो गया, आप सब लोग जानते होंगे। और कई सारे फिल्में इन्होंने की, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से लेकर के कई अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार भी इनको मिले हैं। तो हिंदी सिने जगत के दिग्गज कलाकार मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में जो हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने 4 अप्रैल को सुबह मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। मनोज कुमार ने बॉलीवुड को उपकार, पूरब पश्चिम, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान सहित ढेर सारी कामयाब फिल्में दी। ये जो रोटी कपड़ा और मकान जो मूवी है आप लोग देखिएगा प्लीज, बहुत अच्छी मूवी है। रोटी कपड़ा और मकान बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, ऐसी मूवियां पहले आया करती थी। आजकल तो मूवी में क्या आता है क्या नहीं आता है, हीरो हीरोइन लोग क्या गाती हैं भाई साहब, क्या बोलती हैं, हमें तो नहीं समझ में आता है। आप लोग को समझ में आता हो तो बताइएगा, हमें तो नहीं आता समझ में। ठीक है, आप लेकिन क्या आप लोग डांस करते हो, क्या सुनते हो और क्या फील करते हो, आई डोंट नो। ठीक है, लेकिन आजकल के जो 90s के स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो लोग खूब मजे लेते हैं इसके।
क्योंकि उन्हीं के जैसे सॉन्ग भी तो हो गया है। खैर छोड़िए, इन फिल्मों की वजह से उन्हें दर्शक भारत कुमार के नाम से भी जानते थे। इनकी फिल्में बहुत अच्छी थी अपने आप में। अभिनेता मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ था, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बना। एबटाबाद अक्सर चर्चाओं में रहता है, आप जानते होंगे। हालांकि इन्होंने बंटवारे का दंश झेला, बाद में फिर भारत आ गए थे, और बंटवारे का जो दर्द होता है अपने आप में इनको बहुत अच्छा महसूस हुआ था। अच्छा महसूस इन द सेंस की बुरा महसूस हुआ था। अच्छा क्यों कहूंगा मैं, क्योंकि बंटवारा से बहुत लोगों को बहुत कुछ नुकसान हुआ। एक बड़ी विभत्स घटना थी अपने आप में जो बंटवारा होना, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। बंटवारे के बाद मनोज कुमार के अभिभावकों ने भारत में रहने का फैसला किया। इसी के साथ वो दिल्ली आ गए। मनोज कुमार को उनकी फिल्मों के लिए 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे, जो कि आपके लिए हो जाता है क्या महत्वपूर्ण। साल 1968 में उपकार ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी और बेस्ट डायलॉग के लिए 4 फिल्म फेयर जो है पुरस्कार जीते अपने आप पे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1992 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, ये भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 2016 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो ये सारे के सारे क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये तीनों फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आप बताइए कि लिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी सिने जगत के दिग्गज कलाकार मनोज कुमार का 4 अप्रैल को 87 साल की उम्र में निधन हो गया। बिल्कुल सही बात है, निधन हो गया इनका। 1992 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। नहीं भाई साहब, सही कथन है क्या, गलत है। ये 2016 में इनको दिया गया था। देखो ना यहाँ पे, ये देखो 2016 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड, और ये दादा साहब फाल्के अवार्ड पुरस्कार भैया आपके एग्जाम में पूछा जाता है हर साल, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि 2016 में किसको दादा साहब फाल्के, 2024 में किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष होती है, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया संबंधित वर्ष से, वही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताइएगा मुझे कि किसको अभी लास्ट ईयर मिला है, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेना है। तो ये कथन क्या है आपका यहां पर, गलत है भाई साहब, क्योंकि यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा 2016 होगा, यहां पर क्या होगा 2016 होगा, ये गलत है। तो क्या पूछा कि उपरोक्त कथनों में कौन सा से कथन सही नहीं है। सही नहीं कौन सा कथन है, 2 नहीं सही है, पहला सही है। आप देखो केवल 2 कहां पर है, तो बी वाले ऑप्शन में है, तो केवल 2 इज द राइट आंसर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। कोई समस्या यहां पे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विमान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 अभी पारित हुआ है। अभी आप जानते होंगे कि संसद का सत्र चल रहा था, हालांकि अब तो बंद हो गया है, लेकिन तो इस बीच में कई सारे महत्वपूर्ण संशोधन, कई महत्वपूर्ण जो है विधेयक पारित किए गए। इसी में वक्फ संशोधन जो बिल है वो भी लोकसभा और राज्यसभा से क्या हो गया है, पारित हो गया है। और जो भी महत्वपूर्ण संशोधन थे वो सब कुछ उसमें हो गए हैं। और उस दिन आप जानते होंगे 3-4 दिन पहले जो है बहुत देर तक जो है संसद चली, और उसमें जो है वक्फ संशोधन बिल को भी पास कर दिया गया अपने आप पे। हालांकि इस पर प्रश्न बनना स्वाभाविक है, हालांकि ये एक मामला जो है बड़ा गंभीर सा है, इस पर बहुत ज्यादा तामझाम मत करिएगा आप लोग, नहीं तो दिक्कत में फंस जाओगे, ठीक है। खुल के बोलना भी गलत है इस पे। तो विमान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 पारित किया गया है। आपके एग्जाम के लिए वक्फ संशोधन जो बिल है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ओके। किस दिन उस पर मैं एक अच्छा सा आर्टिकल करा दूंगा आपको। संसद ने, लेकिन लड़ने मत लगना कि वक्फ संशोधन बिल अच्छा है कि बुरा है कि फला है ढिमका, ये आपका काम नहीं है, ठीक है। आपका काम है पढ़ाई करना, उस बिल को समझना और आगे बढ़ना, ठीक है। दिमाग मत लगाइएगा अगला, नहीं तो फिर, क्योंकि यही चीजें जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो अगर माइंड निगेटिव रहता है या कुछ ऐसा रहता है तो कई बार क्या होता है कि वो पॉइंट्स लिख जाते हैं आपकी कॉपी में, वहां पर क्या होता है निगेटिव इंपैक्ट जो है नजर आता है। तो बचिएगा, कोई भी सेंसिटिव मुद्दा हो उस पर बहुत ज्यादा खुल के बोलने से बचा करिए, क्योंकि आपको कल को जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, यानी कि आपको सिविल सेवा में जाना है एक तरीके से, तो वहां पर आपको इन सब चीजों से बचना है, पॉलिटिक्स से बचना है। आप बिल के बारे में जानिए, बिल के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है उनको जानिए, समझिए, डीप एनालिसिस कीजिए उसकी, लेकिन इधर उधर की बातें करने से बचिएगा, ओके। चलिए, संसद ने विमान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन, राम मोहन नायडू द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक को पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में पारित कर दिया, यानी पहले राज्यसभा में किया गया, उसके बाद लोकसभा में। सामान्य तौर पर क्या होता है, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, लेकिन इसको पहले राज्यसभा फिर लोकसभा में किया गया, ठीक है। चलिए, इसका उद्देश्य क्या है, विमान पट्टे यानी कि जो लीजिंग की चीजें होती हैं, लीजिंग और वित्त पोषण की प्रक्रिया को सरल बनाना और इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिल सके, है ना। चलिए आगे, यह विधेयक केप टाउन कन्वेंशन 2001 के सिद्धांतों पर क्या है, आधारित है, जिसे भारत ने 2008 में अपनाया था। उन्होंने बताया कि 2014 में भारत में प्रतिवर्ष 10.38
करोड़ लोग हवाई यात्रा करते थे, जो 2024 में बढ़कर के 22.81 करोड़ हो गए। ये अपने आप में भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। इस पॉइंट को आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कभी परिवहन में अगर कभी आ जाए, हवाई क्षेत्र परिवहन पर आ जाए प्रश्न, तो आपके एग्जाम के लिए जो है क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी अवधि में देश में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर कितनी हो गई है, 159 हो गई, 74 टू 159 हो गई। अभी बड़ी उपलब्धि अपने आप में। और जल्द ही 2 और हवाई अड्डे शुरू किए जाएंगे। साथ ही 2014 में भारत में 340 विमान थे, जो 2024 में बढ़कर के हो गए 840, यानी कि दुगने से ज्यादा की वृद्धि भी इसमें भी देखने को मिली है। तो ये सब चीजें आपके लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी चीजों को आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विमान वस्तुओं में हित संरक्षण 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, इसका उद्देश्य विमान पट्टे और वित्तपोषण की प्रक्रिया को सरल बनाना और इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है, जिससे इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, यही तो है उसका उद्देश्य। यह विधेयक केप टाउन कन्वेंशन 2001 के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे भारत ने 2008 में अपनाया था। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कथन सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहां पे आई थिंक नहीं होनी चाहिए आपको कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तमिलनाडु के पम्बन में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पुल का उद्घाटन किया। आप जानते हो कि पम्बन द्वीप के बारे में जानते होंगे, पम्बन रेलवे जो ब्रिज है उसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। कई लोगों ने जो है यात्रा भी कहीं ना कहीं की होगी पम्बन जो रेलवे ब्रिज है अपने आप में, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि जो पुराना पुल बना हुआ था उसमें कुछ दरारें आ गई थी, जंग लग गया था, तो उसको रोक करके, ठीक है, और उसी के पैरेलली जो है एक ब्रिज और बनाया गया है, रेलवे पुल बनाया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। पम्बन रेलवे ब्रिज इसको बोलते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया 6 अप्रैल यानी कि 6 अप्रैल को। तो 6 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर तमिलनाडु के पम्बन में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया। समुद्र पर बना यह ब्रिज है, आप लोग देख पा रहे होंगे, और बहुत ही अच्छा है। आप लोग चाहें तो इसका विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। यह पुल पम्बन और रामेश्वरम के बीच स्थित है। कहां? पम्बन और रामेश्वरम के बीच स्थित है, और इसे भारतीय रेलवे की एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में भी देखा जा रहा है। 2019 में इसका जो है शिलान्यास किया था इन्होंने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये 3-4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर बनके तैयार हो गया, ठीक है। इस स्थान का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, क्योंकि यह भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। आप जानते होंगे पम्बन द्वीप के बारे में, हालांकि खैर छोड़िए, रहने दीजिए। ये ब्रिज बहुत चर्चाओं में रहता है, ठीक है। भगवान राम भी चर्चाओं में रहते हैं, और ये जो है रेलवे जो ब्रिज है वो भी चर्चाओं में खूब रहता है। चलिए, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए पम्बन रेल पुल की आधारशिला रखी थी, जिसे अब महज 5 वर्षों में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। सोचिए, समुद्र में पुल बनाना अपने आप में वो भी इतना बड़ा, बहुत बड़ी बात होती है, बन गया। लेकिन यह नया पुल 2078 मीटर लंबा, ठीक है, और यानी कि लगभग 2 किलोमीटर लंबा, और पुराने पुल की तुलना में कहीं अधिक आधुनिक और मजबूत बनाया गया है। यानी कि पिछला जो हमारा जो बना हुआ था, जो कि जिसको अभी उस पर यातायात रोक दिया गया है, उससे ज्यादा मजबूत बनाया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। यह देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल पुल है जो समुद्री यातायात को सुगम बनाने के लिए ऊपर उठ सकता है। यानी कि अगर मतलब कि अगर आप इसको चाहेंगे कि कुछ और हमें परिवहन करना है, तो ये जैसे इस तरह के बना है, आप इसको ऐसे उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पुल अक्सर आपने देखे होंगे, है ना। आप चाहें तो इसको वर्टिकल नहीं देखिए, है ना, देख रहे हैं आप इसको, तो आप ये ऊपर उठा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, पुराने पम्बन समुद्री रेलवे ब्रिज को 1911 और 1913 के मध्य में बनाया गया था, 2 साल में बनाया गया था पुराने वाले पुल को। यह पुराना पुल रामानाथपुरम से रामेश्वरम उद्योग के मध्य जो है एक परिवहन तंत्र के रूप में कार्य करता रहा लंबे समय तक। चलिए, अब बताइए अपने प्रश्न इस पर कि पम्बन समुद्री रेलवे ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पर हटा दीजिए, यहां पर लिख गया है, कौन सा से कथन सही है या है? नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर तमिलनाडु के पम्बन में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पुल का उद्घाटन किया है। तो बिल्कुल सही बात है, किया है उन्होंने, सही है, ठीक है, सही है ना कथन, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप लोग एक काम क्या करिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए और देखा करिए, जैसे व्याख्या में पढ़ लिया करूं, तो व्याख्या के बाद आप लोग इस प्रश्नों को देखा करिए और फिर देखा करिए कि क्या वो प्रश्न जो ये जो कूट है, क्या आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं सही कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए पम्बन रेल पुल का आधारशिला रखे थे। बिल्कुल सही बात है, 2019 में। अब अगर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहेगा तो यहां पर कुछ और ईयर लिख देगा, आप कंफ्यूज होगे यहां पर, लेकिन कोई बात नहीं, 2019 लिखा है, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत। चलिए, ठीक है।
स्टैंड अप इंडिया योजना, ये भी चर्चाओं में है। स्टैंड अप इंडिया योजना, आप कहेंगे सर स्टैंड अप इंडिया क्यों चर्चाओं में है? तो स्टैंड अप इंडिया योजना ने अपने 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं अभी हाल ही में, और यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, इस योजना में जो स्टैंड अप योजना है, ठीक है, इस योजना को 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किया था। तो यह भी प्रश्न आपके से पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, किसकी, स्टैंड अप इंडिया योजना की? तो आप कहेंगे सर 5 अप्रैल 2016 को। ठीक है, चलिए आगे। इसका उद्देश्य एससी एसटी वर्गों और महिलाओं को अपना व्यवसाय यानी कि रोजगार शुरू करने के लिए बैंक ऋण की सुविधा देना है। तो ये बैंक ऋण देगा अगर एससी एसटी जो है, जो हमारी महिलाएं हैं, अगर उनको व्यापार जो है करना है तो। 31 मार्च 2019 तक जहां इस योजना के तहत कुल 16,085.07 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत हुए थे, तो वहीं 17 मार्च 2025 तक यह आंकड़ा बढ़कर कितना हो गया? 61,020.41 करोड़ रुपए। तो ये अपने आप में बड़ी बढ़ोतरी है, यानी कि इसमें जो है महिलाएं, एससी एसटी जो महिलाएं हैं वो व्यापक स्तर पर ऋण ले रही हैं और अपना जो है व्यापार शुरू कर रही हैं। चलिए बताइए, एक बहुत ही अच्छा सा प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित योजनाओं को उनके स्थापना वर्ष के आधार पर आरोही क्रम में क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है, यानी कि पहले कौन सा जो है स्थापना जो है ये योजना शुरुआत की गई थी पहले। तो अगर आप बात करेंगे स्टैंड अप योजना की, तो इसकी शुरुआत होती है कब? 2016 में। ठीक है ना, अभी तो हमने आपको बताया स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत होती है 2014 में, है ना। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब होती है? जल जीवन मिशन की शुरुआत कब होती है? जल्दी से मुझे कमेंट करके फट से बताओ, फिर मैं बताता हूं कि इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब होती है? फटाक से मुझे बताइए। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत होती है भैया कब? 2021 में। कब होती है? जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई 2019 में भाई साहब। ठीक है, 2019 में। ठीक है, और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत कब होती है? तो ये होती है 2024 में। ठीक है, 25 में इसको लागू कर दिया गया, तो इसको मन लिख कर दिए 24 में। तो अब देखिए क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले को इसकी शुरुआत हुई थी, सबसे पहले शुरुआत हुई थी 2 नंबर की, 2014, फिर 1 2016 में कौन है? 1 है, तो 2 1, फिर जल जीवन मिशन 3 नंबर पे 3, और फिर सबसे लास्ट में क्या? 24, यानी कि चौथा नंबर। तो 2 1 3 4। अब देखो 2 1 3 4 कहां पर है? तो बस यहां पर है 2 1 3 4। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? ऐसे लगा लीजिएगा। चलिए, जगजीवन राम, ये भी चर्चाओं में रहे हैं, आप जानते होंगे। जगजीवन राम 5 अप्रैल इनका जन्म 1908 को हुआ था और इनका निधन जो है 6 जुलाई 1986 को हो गया, जिन्हें बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है, बाबू जगजीवन राम के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, ये अपने आप के राजनेता थे, प्रथम दलित जो है आपके क्या रह चुके हैं, ये उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं अपने आप में। और 1936 में उन्हें 28 साल की उम्र में बिहार विधानसभा परिषद का सदस्य भी चुना गया था। स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनेता थे, अपने आप में समाजसेवी थे। बहुत अच्छा नाम जो है इनका लिया जाता है अच्छे सुनहरे शब्दों में। ठीक है, चलिए, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में चुनाव हुए, तो जगजीवन राम डिप्रेस्ड क्लास लीग के उम्मीदवार के रूप में निर्विरोध रूप से एमएलए चुने गए। उनके शमशान स्थान पर स्मारक का नाम समता स्थल है। और 1977 से 1979 के मध्य में वह देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे। ठीक है, तक कर दीजिए, तक वह देश के उप प्रधानमंत्री है। तो यह फैक्ट भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण हमारे महापुरुष या व्यक्तित्व रहे हैं उन पर कई बार शॉर्ट नोट्स इतिहास में पूछा जाता है, तो उसको आप लोग रेडी कर लिया करिए। बाबूजी जगजीवन राम की जयंती कब मनाई जाती है? तो बस यहां से आप देख लीजिए, ये देखिए 5 अप्रैल को मनाई जाती है। देखो कहां पर 5 अप्रैल, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, यह भी चर्चाओं में रहा है। तो प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। यह दिवस साल 1964 में पहली बार मनाया गया था। 1964 में पहली बार मनाया गया था। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आपके लिए जरूरी है। इस दिन उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने भारतीय समुद्री क्षेत्र में अहम योगदान दिया। ठीक है, चाहे सुरक्षा करने के दृष्टिकोण से, चाहे परिवहन के दृष्टिकोण से, किसी भी लेवल पर। ठीक है, यह दिवस उन बहादुर लोगों को सम्मानित किया जाता है जो समुद्र में महीनों बिताते हैं और भारत के वैश्विक व्यापार और वाणिज्य में अहम योगदान देते हैं। उन लोगों को यह दिवस सम्मानित किया जाता है इस दिवस के अंदर। ठीक है, इस दिन
समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। तो ये समुद्री दिवस के ऊपर जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए बताइए, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा से कथन सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है। प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। नहीं भाई साहब, 5 को मनाया जाता है। तो ये क्या हो गया? कथन आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, यह दिवस 1964 में पहली बार मनाया गया था। बिल्कुल सही बात है। तो क्या पूछा है? कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? केवल एक कथन नहीं सही है, तो ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? बस हो गया काम आपका। ठीक है, चलिए अब आपके लिए एक प्रश्न है छोटा सा। राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, कहां पर है? यह आपके सामने एक प्रश्न है। ठीक है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। ठीक है, अब आपके सामने पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, जहां पर हम लोग 12,000 प्लस प्रश्नों के माध्यम से आपको टेस्ट कराते हैं। टॉपिक वाइज इसका टेस्ट होता है, ध्यान देखिएगा। एक हम लोगों ने 90 डेज का कोर्स शुरू किया, आप लोगों को संभवतः पता होगा। 90 डेज में हम लोग क्या करते हैं? आपको आरओ का टेस्ट लेते हैं, 120 क्वेश्चन वाला, है ना। इसमें आपको 70 क्वेश्चन जो है जीएस के, 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के, 20 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिलते हैं। संडे का फुल एंड टेस्ट मिलता है। तो वो तो एक आरओ का चल रहा है। पीसीएस का जो हम लोग का चल रहा है वो टॉपिक वाइज चल रहा है, जहां पर आपको 12,000 प्लस प्रश्न मिलेंगे, और उसके अलावा टॉपिक वाइज इसके अलावा 10 फुल लेंथ टेस्ट और 5 आपको जो है सीसीआई का टेस्ट इसमें आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पीसीएस के लिए मुख्य परीक्षा का आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है। आप चाहें तो इससे भी जुड़ करके अपने उत्तर लेखन को बेहतर कर सकते हैं। उत्तर को आप अपना बढ़िया से लिख सकते हैं, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं सुबह विथ व्याख्या, और 5 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं। और इसके लिए आप 8604440920 पर आप मुझसे जो है बात कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर आपको इस कोर्स को जुड़ना है। और अगर आपको पीसीएस के कोर्स में एडमिशन लेना है, जो कि हम लोग का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो वहां पर आप जो है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आप लोग 8604440920 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अर्थात ये जो नंबर यहां पर दिया गया है इस पर आप बात कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो पीसीएस का कोर्स लीजिए, और आगामी अक्टूबर माह में आपकी परीक्षा प्रस्तावित है पीसीएस की, तो वहां पर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वहां पर हम लोग प्री प्लस मेंस इंटरव्यू, लेक्चर्स आपके, वीडियो लेक्चर्स आपके, और बहुत सारी चीजें आपको वहां पर हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके लिए मुख्य परीक्षा का एक अभ्यास प्रश्न है कि अप्रैल 2025 में भारत श्रीलंका के मध्य हुई बैठक संपन्न हुई है। ठीक है, इसको हटा दीजिए। के मध्य बैठक संपन्न हुई है, इस बैठक के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। ये बैठक कैसी हुई? छठी बिम्स्टेक बैठक हुई है। तो छठी बिम्स्टेक बैठक के संदर्भ में आपको जो है जो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो बस ये हो गया आज का हमारा अभ्यास प्रश्न। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, एंड मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा, चिल मारिएगा, जिंदगी को यूं ही गुजारते हुए चलिएगा, संघर्षों के साथ चलिएगा, बिना किसी लोड के चलिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है, जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी, तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी, तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।